दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स वर्सेस कंटेनर कंपोनेंट्स और फिर फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंटेशनल एंड कंटेनर कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं एज अ कोड। तो दोस्तों चलिए आइए थोड़ी सी अपने कोड के अंदर चेंजिंग लाते हैं। वो चेंजिंग क्या होंगी? तो दोस्तों, जैसे कि हम सारी चीज़ों को app.js के अंदर कॉल कर रहे थे, तब उन चीज़ों को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चेंज क्या करेंगे दोस्तों? app.js के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पर मेन्यू को कॉल कर रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेन्यू को कॉल नहीं करेंगे, यानी कि ये जो हमारा जो कंपोनेंट था हम उसे यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे। तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जो हमने इंपोर्ट किया हुआ था इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थी जो हमने की। तो वापस आते हैं हम अपने कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों, एक नया कंपोनेंट हम बनाते हैं जिसे हम नाम देंगे मेन कंपोनेंट डॉट जेएस। क्या होगा कि पहले क्या होता था, app.js से फाइल जाती थी index.js में, index.js से जाती थी index.html में, और फिर वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती थी। तो दोस्तों अब क्या होगा कि सारा कोड आएगा हमारे मेन कंपोनेंट डॉट जेएस में, और फिर यहाँ से वो जाएगा app.js में, app.js से जाएगा index.js में, index.js से जाएगा index.html में। तो दोस्तों, इसके अंदर हम प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे और कंटेनर कंपोनेंट्स को भी कवर करेंगे, और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा हमारा प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट है, कौन सा हमारा क्या कहते हैं कंटेनर कंपोनेंट्स कहलाएगा इस वक्त। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त हम आ चुके हैं हम अपने मेन कंपोनेंट की फाइल में। चलें, मेन कंपोनेंट के अंदर आने के बाद कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेते हैं जिसे हम यूज़ करेंगे अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, जिनमें से एक सबसे पहली चीज़ है इंपोर्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट कंपोनेंट। इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी है जिसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नैवबार, आपको चीज़ें भी खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। नैवबार हम इंपोर्ट करें क्योंकि हमने app.js के अंदर नैवबार पूरा डिफाइन किया हुआ है, वहाँ से हम उसे हटा दें। ठीक है, नैवबार ब्रांड, ये दो चीज़ें हमने यहाँ से इंपोर्ट कर ली फ्रॉम रिएक्ट स्क्रैप। ये हमने जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। तो दोस्तों, अब जो मेन्यू कंपोनेंट था, क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट था, उसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया हुआ था हमने। ठीक है, और app.js के अंदर इस मेन्यू कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया हुआ था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मेन कंपोनेंट के अंदर जब काम करें सारी चीज़ें, तो हम क्या करने वाले, सारी फाइल्स को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मेन्यू को मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम, अगर से आप कहेंगे तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, और मेन्यू कंपोनेंट के अंदर हमने मेन कंपोनेंट में से हमने इंपोर्ट करा लिया। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो मेन कंपोनेंट हमारी फाइल है वो कंपोनेंट के अंदर ही पड़ी हुई है, तो हमें यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट मेन्यू कंपोनेंट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कंट्रोल दबा करके। ठीक है, हमने इसे भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया। तो चलिए दोस्तों, इंपोर्ट करवाते हैं हम क्लॉथ डिटेल को। क्लॉथ डिटेल को भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इंपोर्ट करा लिया है। कहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं, क्लॉथ डिटेल्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने क्लॉथ डिटेल को भी यहाँ पर हमने अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि हम app.js से सारी चीज़ें हटा देंगे और मेन कंपोनेंट के अंदर उन चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और इंपोर्ट करा लेता हूँ। जो app.js के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस क्लॉथ्स को इंपोर्ट कराया हुआ है। ये जो class.js की फाइल है, इसे इंपोर्ट कराया हुआ था, तो इसे यहाँ से हटा लेते हैं।
इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, मेन कंपोनेंट के अंदर आया, आने के बाद मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है डॉट शेड डॉट क्लास के अंदर। तो दोस्तों एक बात और, ये हम इस वक्त कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हैं, तो इस कंपोनेंट के फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के डबल डॉट लगाते हैं, ये शेड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। तो आए अब क्लास लेते हैं। आपने पीछे में देखा था फंक्शनल कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, क्लास कंपोनेंट होते हैं और एक फंक्शन कंपोनेंट जो नॉर्मली प्लेन जावास्क्रिप्ट होते हैं। क्लास मेन एक नाम दे देते हैं इसका, हम इसे एक्सटेंड्स कंपोनेंट, ठीक है। ये हमने, और इसके अंदर हमें एक चीज़ ज़रूरी होती है, रेंडर, और उसके अंदर हमें रिटर्न ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें रिटर्न करने की ज़रूरत थी। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं आप सबको आता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, और मज़ीद जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। प्रॉप्स, सुपर प्रॉप्स, सुपर प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। सुपर प्रॉप्स के बाद मैं यहाँ पे कुछ स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू, ठीक है। ऐप डॉट जे से बेसिकली हम सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे, तो इसलिए हम उसे यहाँ ले आते हैं। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट मेन्यू कंपोनेंट से ये जो पूरा स्टेट है हमारे पास, स्टेट के अंदर सिलेक्टेड जो है, इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे स्टेट को भी डिफाइन कर दिया। सही दोस्तों, कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद कुछ चीज़ें हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी app.js के अंदर काम किया था उस पूरे को यहाँ से उठा लेते हैं। दोस्तों इस क्लास को नेम को पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि app.js हमने पूरा पहले ही रिमूव कर लिया। तो इस पूरे को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, एक्स कर लेते हैं करके, ये जो रिटर्न का फंक्शन है यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हायरार्की बना दी मैंने, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसे इंपोर्ट करा लिया, बिल्कुल सेम वैसे ही किया जो app.js में था, वहीं से हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नैव बार के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमने एक ये जो मेन्यू के कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया हुआ है, जैसे app.js के अंदर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ था, तो मैंने पहले ही उसे यहाँ से रिमूव कर दिया था। तो अब हम उसे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मेन्यू, हम इसे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। मेन्यू किया हमने, क्लॉथ्स, क्लास पास करेंगे मेन्यू के प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू के अंदर हम दिस डॉट स्टेट डॉट क्लॉथ्स को पास कर दिया हमने। तो क्या किया हमने, मेन्यू के कंपोनेंट के अंदर इन चीज़ों को पास कर दिया, ठीक है दोस्तों। मेन्यू को तो हमने यूटिलाइज यहाँ पर कर लिया। सिर्फ और सिर्फ हमें मेन्यू को यूटिलाइज नहीं करना था, लेकिन जब मेन्यू के ऊपर क्लिक हो, जैसे आपने देखा था हमारे पिछले उसके अंदर के मेन्यू के ऊपर क्लिक करते थे तो उसी के नीचे कुछ चीज़ें रेंडर हो जाती थी। तो अब थोड़ा सा हम अपडेट होते हैं अपनी चीज़ों को और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, मेन्यू अभी तक हमने रेंडर किया, मेन्यू के अंदर वापस सेम वही काम किया, प्रॉप्स पास कर दिए, मेन्यू यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर रहा है। सिर्फ चंद चीज़ें और एडिटिंग करते हैं यहाँ पे। मेन्यू के अंदर एक चीज़ और ऐड करते हैं, जो कि एक फंक्शन हम पास करने वाले हैं, ठीक है। वो फंक्शन क्या है, ऑन क्लिक के नाम का एक और प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्रॉप्स के अंदर एक फंक्शन हम पास करने हैं, जैसे कि हमने कहा था वो क्या एरो फंक्शन होने वाला है, ठीक है। ये एरो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके अंदर एरो फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन किस चीज़ को लेगा अपने अंदर, डिश
इस आईडी को ले रहा है अपने अंदर, और ये मज़ीद आगे जा रहा है दिस डॉट ऑन सेलेक्ट सेलेक्ट ही रहने देते, इतने बड़े नाम की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसके अंदर बता देते हैं क्लॉथ आईडी। सो दोस्तों थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। मैंने डिश लिख दिया, बताया था कि क्यों डिश लिखा जाता है, मुझसे अक्सर बेचता है। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, ऑन डिश सेलेक्ट फंक्शन को अभी तक हमने कहीं पर डिफाइन नहीं किया, तो चलें इस फंक्शन को भी पहले डिफाइन कर लेते हैं। ऊपर ऑन सेलेक्ट का जो फंक्शन है उसे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नाम मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी अजीब सा लग रहा है, नाम थोड़ा सा स्मॉल चेंजिंग कर लेते हैं, ऑन क्लॉथ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में पहले ही मैंने यही नाम रखा था, तो जो तो चलें इसको डिफाइन कर लेते हैं, ऑन क्लॉथ सेलेक्ट। ठीक है, इसको हमने डिफाइन कर लिया। इसके अंदर एक पैरामीटर हम पास कर देते हैं क्लॉथ आईडी का। ठीक है, आपको पता है पैरामीटर्स सिर्फ एक नाम होता है, बाकी जो असल जो प्रॉप पास होंगे उसे वो यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इस नाम के ऊपर आप कंफ्यूज ना हो गए, मैंने इसे कहीं पे डिफाइन नहीं किया। अब ये क्या होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर आप फोकस ना करें। मैं आपको इसका पूरा फ्लो अभी आगे जाके समझाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड क्लॉथ जो है हमारा वो हो जाए क्लॉथ आईडी जो हमारे पास आ रही है वो हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसे चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये फंक्शन भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब इस फंक्शन को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मेन्यू कंपोनेंट में आए तो दोस्तों आप मेन्यू कंपोनेंट के अंदर देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे, ये एक फंक्शन कॉल करा रहे थे। ठीक है, ऑन क्लॉथ सेलेक्ट का, देखिए मैंने कहा था वही नाम रखा था दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो चेंजिंग क्या करेंगे, अब हमने वहाँ से मेन कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, एक पूरा एक फंक्शन पहले ही पास कर दिया। हमें यहाँ पे इस फंक्शन की कोई ज़रूरत सिरे से है ही नहीं, हमें इस फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें ऑन क्लिक पर आपने क्या फंक्शन चलाना है मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक, क्योंकि देखिए वहाँ से जो हमने प्रॉप्स पास किया है मेन डॉट जेएस से, वो ऑन क्लिक का ही पास किया है। देखिए मैं उसे यूज़ कर, नाम पे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने नाम सिमिलर्स रखे ताकि जो प्रोफेशनल काम करते हैं तो वो इसी तरह से हम नाम रख रहे होते हैं अपने कोड के अंदर। तो उसमें हमने एक पैरामीटर भी पास किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, क्लॉथ आईडी का। ठीक है, और ये क्लॉथ आईडी यहाँ जा रही है। ठीक है, तो हम इस पैरामीटर को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लॉथ डॉट आईडी जो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद ये जो यहाँ पे की के साथ ये मैपिंग हो रही है, उस क्लॉथ आईडी को यहाँ से हम पास करेंगे। होगा क्या, यहाँ से जाएगा ये क्लॉथ आईडी इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन कहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया। ये फंक्शन क्या करता है, एक पैरामीटर्स देता है बेसिकली, वहाँ से जो क्लॉथ आईडी आई है वो से यहाँ पे पैरामीटर ले रहा है, एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहा है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट स्टेट कर रहे हैं, जो कि स्टेट को चेंज कर रहा है। और चेंज करके क्या करते हैं, सिलेक्टेड क्लॉथ के अंदर क्लॉथ आईडी डाल दे रहा है। पहले क्या करते थे हम सिलेक्टेड क्लॉथ के अंदर पूरी के पूरे क्लॉथ के ऑब्जेक्ट को कर देते थे, अब क्या कहते हैं सिर्फ क्लॉथ आईडी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्लॉथ आईडी गई है, तो यहाँ पे हमें क्या रिसीव हो रही है, क्लॉथ आईडी, जो कि इसको पूरे के पूरा अपडेट करते रही है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इसमें हमने क्या किया, और अब हम इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत तो पड़ सकती है, वैसे देखते हैं। तो चले आए आगे चलते हैं और app.js को मज़ीद अपडेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सारा कुछ रिमूव कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मेन को फ्रॉम कंपोनेंट के फोल्डर से, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाएंगे और मेन कंपोनेंट को हम यहाँ से इंपोर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे उसे हम
कॉल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेन कंपोनेंट के अंदर अगर से हम आए तो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेते ताकि वहाँ पे हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया, app.js में इंपोर्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया है, मेन कंपोनेंट को app.js से कनेक्ट किया ताकि वो फ्लो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जो app.js में सारा कोड करते थे तो उसके बाद हम मेन कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं। तो मेन कंपोनेंट के अंदर हमने मेन्यू को कॉल किया और मेन कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट को हमने डिफाइन किया और उसे चेंज कर रहे हैं उस स्टेट्स को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक का फंक्शन लगा करके मेन के अंदर स्टेट को चेंज करवा दिया और क्लॉथ भी मेन्यू के अंदर पास कर दिया और ये ऑन क्लिक के फंक्शन को भी मेन्यू के अंदर पास कर दिया। ये दो जो प्रॉप्स थे इनको हमने इसके अंदर पास किया और ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर से। ठीक है दोस्तों, तो फिर मज़ीद और आगे बढ़ते हैं और इस कोड को और आगे लेके चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या मेन्यू के जो कंपोनेंट था उसे कॉल किया है। तो चलें अब आएँ क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट को कॉल करते हैं। क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अगर से आप मेरे साथ क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट्स के अंदर आएँ तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट क्लॉथ। अब हमें क्या चाहिए, डॉट क्लॉथ चाहिए। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी, मैंने जो मेन कंपोनेंट के अंदर स्टेट डिफाइंड किया है सिलेक्टेड क्लॉथ, ये नल है। लेकिन जब ये अपडेट हो रहा है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईडी आ रही है, ना कि पूरा क्लॉथ का ऑब्जेक्ट आ रहा है। यही बातें मैंने आपको शुरू में कही थी। तो चले दोस्तों, अब क्या करेंगे, उस आईडी के ज़रिए जाएगा वो इस क्लॉथ.js में जाके सर्च करेगा। क्या करेगा, सर्च करने के लिए हर कोई जानता है कि फ़िल्टर का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जिसे हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखें, यहाँ पे हम एक क्लॉथ के नाम का प्रॉप्स पास करेंगे जो कि वहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं। तो अब उसमें हम फ़िल्टर लगाने वाले हैं, दिस डॉट स्टेज डॉट क्लॉथ्स डॉट फ़िल्टर का फंक्शन हमने लगा दिया है। तो दोस्तों आपको पता है फ़िल्टर का फंक्शन किस तरह से काम करता है। उसके अंदर एक एरो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम क्लॉथ को पास करेंगे। ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्लॉथ के अंदर आपको पता है अननोन ऑब्जेक्ट के नाम से पूरा मैंने हर एक क्लॉथ को डिफाइन किया हुआ है, तो हमने उसको नाम दे दिया क्लॉथ का। ठीक है, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और क्लॉथ डॉट ID। तो दोस्तों हम इसको फ़िल्टर किस तरह से कर सकते हैं, आप एक गौर करें तो हमारे पास स्टेट के अंदर क्लॉथ ID तो एटलीस्ट मौजूद है, बेशक नल है, लेकिन जब सिलेक्ट होगी उस वक्त तो हमारे पास क्लॉथ ID मौजूद होगी। तो क्यों ना हम इसको मैच करें और फिल्टर कर लेते हैं किसी भी क्लॉथ, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसकी जो ID है वो इस ID से मैच कर जाए। अगर वो ID यानी कि उस ऑब्जेक्ट की ID और ये सिलेक्टेड ID मैच करती है तो वो उसे रिटर्न कर देगा एज अ क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको मेरे ख्याल में समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड क्लॉथ, दिस डॉट स्टेट डॉट सिलेक्टेड क्लॉथ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कर लिया। तो दोस्तों एक बात और, लेकिन हो सकता है कि ये रिटर्न एरे करेगा क्योंकि फ़िल्टर जो है एरे ही रिटर्न करता है, हम सबको पता है। तो उस एरे का जो है हमें सबसे पहला इंडेक्स है वो चाहिए। पहले इंडेक्स पे जो जो सब्जेक्ट पड़ा होगा वो उसे रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने फ़िल्टर का फंक्शन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे क्या हो रहा है कि क्लॉथ डिटेल के अंदर भी सारी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, पूरा क्लॉथ जा रहा है बेसिकली। अगर से आप देखें यहाँ से तो पूरा का पूरा क्लॉथ जा रहा है फ़िल्टर होकर के। पहले इसके अंदर पहले पूरा क्लॉथ आता था, अब क्लॉथ नहीं आया, सिर्फ क्लॉथ ID आ रही है। लेकिन जब क्लॉथ डिटेल के अंदर जा रहा है तो वो दीगर तमाम तर चीज़ों को लेके जा रहा है। तो आइए मेन्यू कंपोनेंट के अंदर हम आते हैं, आकर के देखते हैं दीगर चीज़ों को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेंडर कर हो रही है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि यहाँ पर हम क्लॉथ डिटेल को रेंडर कर रहे थे, तो उसके यहाँ पर रेंडर करने से क्या फ़र्क पड़ता था, वो इस डिव के अंदर था, इस डिव के अंदर। और इसको हमने क्लास दी हुई कंटेनर, जो कंटेनर की खुशियात है, साइड से थोड़ी सी स्क्रीन छोड़ देता है, तो वो उसके अंदर अप्लाई हो रही थी। लेकिन अब जब हमने इसे अप्लाई किया है तो कहाँ से अप्लाई किया, मेन के अंदर से। और यहाँ ये किसी भी ऐसे डिव के अंदर पैक नहीं है जिसकी क्लास कंटेनर हो। तो चलें आए क्लॉथ डिटेल कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो हमने एक डिव लिया था रॉ का, तो इन सबको एक टाइप का डिफरेंस दे करके नीचे आते हैं
यहाँ पे एक डेव और लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब क्या करने वाले हम इसे क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर का। तो होगा क्या कि अब वहाँ पे कंटेनर नाम था, इसलिए हमने इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, कंटेनर हमने इसे नाम दे दिया। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो हमारी डेट प्रिंट होती थी वो हम प्रिंट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ उसके फंक्शन से। मैं आपको दिखा दूँ, कमेंट डॉट डेट के नाम से हम उसे कॉल कर लेते थे और वो आईओसी स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। आईओसी स्ट्रिंग फॉर्म आप गूगल पे करें तो आपको बता दिया जाएगा कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है डेट। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे रीडेबल फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फंक्शन हम सॉरी इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, न्यू इंटेल डॉट डेट, ये फंक्शन हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो क्या करता है, आईओसी स्ट्रिंग फॉर्मेट डेट को चेंज कर देता है इंटरनेशनल फॉर्मेट डेट में, और उसे हम रीडेबल कर लेते हैं क्योंकि वो रीडेबल फॉर्मेट में अब आ चुकी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले बहुत सारी चीज़ों को, हम इसको यूएस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। यूएस फॉर्मेट हमने इसे चेंज कर लिया। ये पहला पैरामीटर हमने इसके अंदर ये पास किया, दूसरा पैरामीटर हम पास करने वाले। दूसरे पैरामीटर्स के अंदर हम बताएंगे कि एयर्स वगैरह जो है वो किस तरह से लें। ठीक है, एयर्स इज इक्वल्स टू न्यूमेरिक में आप लें। ठीक है, न्यूमेरिक है, हमने इसे बता दिया भाई आप न्यूमेरिक में लें। ठीक है, और उसके बाद हम मज़ीद ईयर बता दिया हमने, मंथ बता देते हैं, मंथ आप किस तरह से लें। मंथ जो आप हमारा ले लें इक्वल्स टू शॉर्ट का मतलब क्या है, जैसे जनवरी को जैन कहते हैं, JN जैन, फेब को फेबररी को फेब कहते हैं, मार्च को मार कहते हैं, MAR, इस तरह से दीगर चीज़ें ये शॉर्ट में से ले लेगा। तो दोस्तों अब डे के बारे में हम डिफाइन करते हैं, डे को आप किस में ले लें। डे को मैं इसे कह देता हूँ, डे को मैं इसे कह देता हूँ 2 डिजिट में आप लें। किस में लेंगे, 2 डिजिट, यानी कि 01, 02, 03, 30, इस तरह करके वो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर लिया हमने, पहला पैरामीटर हमने उसे बता दिया यूएस फॉर्मेट में चेंज हो, यूएस फॉर्मेट में चेंज होने के बाद हमने उसे बता दिया एयर, न्यूमेरिक और दीगर चीज़ें हमने उसे डिफाइन कर दी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि अब इस फॉर्मेट को हकीकत में हम चेंज करते हैं, रीडेबल फॉर्मेट जो होता है, डॉट फॉर्मेट लगाते हैं। डॉट फॉर्मेट का फंक्शन क्या करेगा कि इनपुट लेगा। ठीक है, न्यू डेट देखिए इस तरह से हमने अपनी इस कमांड को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपने इस पूरे कमांड को चेंज कर लिया, जो कि डेट को आईओसी स्ट्रिंग फॉर्म से हटा करके रीडेबल यूएस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। तो दोस्तों हमने अपना सारे कोड को कंप्लीट कर लिया, हर तरफ से एडिटिंग कर ली, मेन कंपोनेंट हमने बना लिया जो कि app.js की जगह इस्तेमाल होगा, और दीगर चीज़ें हमने यूटिलाइज की। चलिए अपने आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। माइनर सा कह रहे थे उसे हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी माइनस। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रेंडर हो गया हमारा कंपोनेंट। देखिए सेम वही काम कर रहा है, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर जब आप क्लिक कर रहे हैं तो नीचे वो चीज़ें ओपन हो जा रही हैं, और इसके कमेंट्स को भी हम उसी तरह से यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, चाहे हम जिसे चाहें यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई, प्रेजेंटेशनल एंड वर्सेस कंटेनर कंपोनेंट्स। आप देख सकते हैं कौन सी प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट थी और कौन सी कंटेनर कंपोनेंट थी। जो कि मेन कंपोनेंट थी हमारी, उसको हमने एज अ कंटेनर कंपोनेंट काउंट किया था, और जो प्लॉट डिटेल कंपोनेंट थी उसको एज अ प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट काउंट किया था। और दीगर जगहों पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेन्यू कंपोनेंट है इसके सॉरी
उसके अंदर से भी हमने स्टेट्स वगैरह को रिमूव कर दिया। हमने क्या किया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ रेंडर करने की तरफ तवज्जो दें, आपने और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ व्यू की तरफ जो तवज्जो देती है उसे प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं मेन्यू कंपोनेंट क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ व्यू की तरफ कंसंट्रेट कर रही है। और क्लाउड डिटेल कंपोनेंट भी क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रही है। ठीक है, तो ऐप डॉट जेएस तो छोड़ दें, मेन कंपोनेंट जो है ये बाकी सारे काम कर रही है। तो आपने हमारा कोड देखा, हमारे कोड का फ्लो देखा, तो इस तरह से हमने अपना आउटपुट एज इट इज़ सेम जनरेट किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।